Welcome to GDC classes. Today we're gonna practice few questions on inductive effect. Let's take first question now. An electron displacement effect observed in saturated hydrocarbon through सिग्मा बॉन्ड. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट. दिस इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हियर. सो थोड़ा सा जान लेंगे कि इलेक्ट्रोमेरिक में क्या होता है. एक्चुअली इलेक्ट्रोमेरिक एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है और ये एल्कीन में अनसैचुरेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है. अनसैचुरेटेड जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है. जनरली ये देखने को मिलता है अपना डबल बॉन्ड्स में एंड यहाँ कार्बोनिल ग्रुप्स में ज़्यादातर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है. ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, तो ये तो हमारा सिग्मा बॉन्ड के अलोंग होगा नहीं. उसके बाद रेजोनेंस में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स दे मूव ओवर सिग्मा बॉन्ड. दैट इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व थ्रू सिग्मा बॉन्ड और अलोंग विद द सिग्मा bonds. Mesomeric is a kind of resonance effect only. So दोनों को these are called as synonyms of one another. तो ये भी नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा आज इंडक्टिव इफेक्ट पे लेने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप गैस कर सकते हैं कि ये इसका आंसर इंडक्टिव इफेक्ट ही होगा. कैसे होगा एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन ले लेता हूँ आपका. तो जैसे मेरे पास कोई एक एल्काइल ग्रुप है और जनरली ये जो इफेक्ट है आपका हेलो एल्केन में बिल्कुल क्लियरली देखने को मिलता है. तो सपोज यहाँ पर हमारे पास एक्स ग्रुप कोई हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है. तो हेलोजन ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है यहाँ से, जिसकी वजह से यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव. उसको पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, और जितना दूर कार्बन होता चला जाएगा उस हेलोजन से उतना कम चार्ज होता चला जाएगा कार्बन पर. क्लियर. सो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो इफेक्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सिग्मा बॉन्ड है उस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है और वो पार्शियली शिफ्ट हो रहे हैं एक्स ग्रुप पर, मींस हेलोजन ग्रुप पर. तो डेफिनेटली ये सिग्मा के बॉन्ड के थ्रू ये इफेक्ट ऑब्जर्व होता है एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. चले नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच बॉन्ड इज essential to have zero inductive effect. essential भी है और जीरो इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस कि यहां पर जो हम इंडक्टिव इफेक्ट को देखा अभी हमने एक्स ग्रुप के, हेलोजन ग्रुप के या कोई भी ग्रुप लगा होगा कार्बन चेन से, उसके जो इंडक्टिव इफेक्ट को हम देखते हैं वो किससे कंपेयर करके देखते हैं, क्या स्टैंडर्ड उसका लिया गया है फॉर इंडक्टिव इफेक्ट. तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड लिया है वो लिया है CH बॉन्ड को. ध्यान देंगे CH बॉन्ड को यहां एज अ रेफरेंस बॉन्ड लिया गया है और इसी के रिलेटिव बाकी ग्रुप्स का इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है कि वो कितना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या ले रहे हैं. क्लियर. यहां पर CH बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है उसको भी जीरो एज्यूम करके यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट CH बॉन्ड का जीरो एज्यूम किया जाता है और इसी को रेफरेंस के तौर पर यूज किया जाता है. क्लियर. तो यहां पर हमारे पास जीरो इंडक्टिव इफेक्ट कहां ऑब्जर्व होगा, CC में नहीं होगा, CCl में नहीं होगा, CH ऑब्वियसली CH बॉन्ड में होगा. क्लियर. अभी हम आगे देखेंगे कि वहां पर भी आप हाइड्रोजन CX बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन करके ही और उसके रिलेटिव इफेक्टिवनेस ड्यूरिंग द इंडक्टिव इफेक्ट हम देखते हैं. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट. अब इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट. अब माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई का मतलब होता है अगर कोई ग्रुप कार्बन चेन से लगा हुआ है और वो वहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो उसको माइनस आई ग्रुप कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो प्लस आई ग्रुप होता है. क्लियर. सो यहां पर आपसे पूछा है माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट आर जनरेटेड बाय डैश एंड डैश
रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं EDG, EWG. What stands for? Electron donating group, and this stands for electron withdrawing group. ओके, तो हमें पता करना है कि जो माइनस आई इफेक्ट है वो कौन शो करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग शो करेगा या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग शो करेगा। ध्यान देंगे, अगर हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप है, आर कोई ग्रुप है, और उससे हमारे पास कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, मैंने एक्स लगा दिया है, तो एक्स ग्रुप क्या कर रहा है, हैलोजन है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। अब मैंने कहा इलेक्ट्रॉन लेने वाला, एल्काइल ग्रुप से, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो ग्रुप होगा वो माइनस आई ग्रुप होगा, माइनस आई ग्रुप होगा। इसका मतलब माइनस आई ग्रुप वो होगा जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लाएगा, और खुद पर उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? उसके ऑपोजिट अगर एल्काइल ग्रुप पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लग गया, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लग गया, सपोज मैं यहां कंडीशन चेंज कर दूं, अगर मैं यहां कार्बोकैटायन लिख देता हूं, कार्बोकैटायन पर कोई एक आर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां पर ये जो आर ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बोकैटायन को, वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, प्लस आई ग्रुप होगा। क्लियर? इसका मतलब हुआ प्लस आई ग्रुप वो ग्रुप होगा जो कार्बन पर, जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, और यहां ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कम हो जाएगा यहां पॉजिटिव चार्ज। यू गॉट इट नाउ? सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो वो प्लस आई ग्रुप होता है, प्लस आई इफेक्ट कहते हैं उसको, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप लगा हुआ है तो उसको माइनस आई ग्रुप कहते हैं और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। Clear? So these questions are basic questions are clear. So we'll move to the more typical and application of inductive effect. Next question देखते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि CH3 CH2 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 ये हमारे पास ब्यूटाइल ग्रुप हुआ, ये हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप हुआ, ये हमारे पास इथाइल ग्रुप हुआ। द अबव ग्रुप्स आर ग्रुप, यहां पूछ रहा है पॉजिटिव प्लस आई ग्रुप है कि नेगेटिव आई ग्रुप है, एंड द पावर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इनका पावर हमें देखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा। तो यहां हमारे पास ऑप्शन है कि माइनस आई है, प्लस आई है, प्लस आई है या माइनस आई है। तो अब अभी मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि वहां पर जो एल्काइल ग्रुप हमारे पास, जो कार्बोकैटायन वाला एग्जांपल मैंने लेकर बताया, वहां पर आप देख रहे थे कि जो एल्काइल ग्रुप था वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था। क्लियर? और यहां पर ये जो एल्काइल ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज को कार्बोकैटायन को दे रहा होगा या अनसैचुरेटेड कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए दे रहा होगा। इसीलिए जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं और इनको हम प्लस आई ग्रुप्स कहते हैं। क्लियर? क्यों इलेक्ट्रॉन देते हैं ये वाली बात आप समझेंगे तो ये समझेंगे आप हाइपर कॉन्जुगेशन से, क्योंकि जब ये एल्काइल ग्रुप किसी कार्बोकैटायन से जुड़ा होगा या किसी रेडिकल कार्बन से जुड़ा होगा या किसी कार्बेनाइन से जुड़ा होगा तो वहां ये उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, एंड इवन जब ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा होगा तब भी वहां ये उसकी स्टेबिलिटी को के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं और वहां इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्लियर? सो एल्काइल ग्रुप हमारे पास प्लस आई ग्रुप हो गया, तो एक ऑप्शन तो हो गया हमारे यहां के बी सी में से कोई है, ए और डी तो नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमें देखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, प्लस आई वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डेफिनेटली आप समझेंगे कि जितने ज्यादा कार्बन एल्काइल ग्रुप में होंगे उतना ज्यादा उसका प्लस आई इफेक्ट होगा। क्लियर? इसका मतलब एज द नंबर ऑफ कार्बन increases in alkyl group, the plus I group or plus I effect of that group increases. Clear? So बस आप समझ लीजिए, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड,
पहले ब्यूटाइल, फिर प्रोपाइल, फिर इथाइल। सो हमारे पास प्लस आई ग्रुप है, लेकिन यहां देखो इथाइल लिखा हुआ है सबसे ज्यादा, नहीं होगा। और यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ब्यूटाइल है, फिर हमारे पास प्रोपाइल है, और फिर उसके बाद इथाइल ग्रुप है। सो यही ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, बेसिक्स क्वेश्चन से शुरुआत करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट। डिक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट, अभी हम बता चुके हैं कि प्लस आई इफेक्ट क्या है। प्लस आई अल्काइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अभी हमें ऑप्शन देखना है। यहां पर आपको दे दिया टर्शरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल एंड प्राइमरी अल्काइल को कंपैरिजन में बताया हुआ है कि किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो हमें उसको करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अभी आप देखेंगे यहां पर हमारे पास टर्शरी अल्काइल क्या होगा। टर्शरी अल्काइल होगा हमारे पास लाइक दिस। यहां कोई भी आर ग्रुप आप ले सकते हैं। तो टर्शरी अल्काइल ग्रुप हमारे पास ये हो गया। उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल होगा हमारे पास, वहां पर 2 कार्बन होंगे, और प्राइमरी होगा, वहां पर एक ही कार्बन होने वाला है, एक ही कार्बन होने वाला है। अभी मैं आपको बता चुका हूं जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर 3 CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। क्लियर? तो यानी कि ये वाला जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, जिस भी आगे फर्दर ग्रुप से ये अटैच होगा। या तो अनसैचुरेशन से अटैच होगा, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, दैट इज बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, उससे अटैच होगा, तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतने ज्यादा उसका इफेक्ट होगा प्लस आई इफेक्ट। तो आप समझ गए ना। तो ये भी इफेक्ट कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन चल रही है। तो अब यहां पर इसका मतलब टर्शरी अल्काइल ज्यादा होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज्यादा होगा प्राइमरी से। क्लियर? सो दिस विल बी मोर देन दिस विल बी मोर। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहां आपको मैंने समझाया है कि यहां प्लस आई ग्रुप और माइनस आई का सीक्वेंस हम कैसे रखते हैं। तो टर्शरी अल्काइल इज मोर देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड देन मिथाइल एंड देन हाइड्रोजन। तो मैंने कहा था हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस हम लेते हैं, ध्यान रखेंगे। तो प्लस आई में भी हाइड्रोजन रेफरेंस होगा, माइनस आई में भी हाइड्रोजन रेफरेंस होगा, मतलब हाइड्रोजन के कंपैरेटिव इफेक्टिवनेस लेते हैं टुवर्ड्स द इंडक्शन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर आप देख रहे हैं टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी का सीक्वेंस, उसके बाद मिथाइल आ रहा है, फिर हाइड्रोजन आ रहा है। क्लियर? तो ये मैं बता चुका हूं कि टर्शरी होगा तो 3 ग्रुप दे रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और सेकेंडरी में 2 ग्रुप दे रहे होंगे, प्राइमरी में 1 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, यानी कि ब्यूटाइल, फिर प्रोपाइल और फिर इथाइल। Okay, as the number of plus I power increases, as the number of carbon atom in alkyl group increases. Okay, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माइनस आई पावर ऑफ द ग्रुप इंक्रीजिंग ऑर्डर। माइनस आई पावर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो माइनस आई में आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले रिंग से या कार्बन हमारी जो चेन है उससे, उनको हम माइनस आई ग्रुप कहते हैं। सो पहले हम टोटल माइनस आई वाली सीक्वेंस देख लें, जैसे अभी हमने प्लस आई की देखी थी, देन विल बैक टू द क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सीक्वेंस देखिए, माइनस आई ग्रुप का जो इफेक्टिवनेस है वो आई हैव एनलिस्टेड हियर फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो आप देखेंगे यहां पर अमोनियम हमारे पास कैटायन का जो माइनस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है। उसके बाद NO2 है, फिर CN साइनाइड है, SO3 सल्फोनिक एसिड, फिर CHO एल्डिहाइड, CO हमारे पास कीटोनिक, उसके बाद कार्बोक्सिलिक, नेक्स्ट एसाइल हैलाइड, उसके बाद एस्टर, नेक्स्ट अमाइड, देन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, देन OR। क्लियर? दिस इज एल्कोक्सी, दिस इज OH group, NH2 amino, C6H5 phenyl and C this is H। H को रेफरेंस लिया है, H का इंडक्टिव इफेक्ट 0 है, उसके बाद बढ़ता जा रहा है फिनाइल का, फिर अमीनो का, फिर OH का, फिर OR का, इस तरह से बढ़ता जा रहा है।
अब ये इसको आप कैसे समझें थोड़ा सा, तो मैं उसके लिए एक लॉजिक आपको देने वाला हूं। तो माइनस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेना, और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है दैट ऑपरेट्स अलोंग विद द सिग्मा बॉन्ड, थ्रू दी सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो हो रहा है, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो खींच रहा है, क्लियर, तो वो माइनस आई ग्रुप है। और इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स साइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। तो यहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को थोड़ा सा कंसीडर करके भी आप एक सीक्वेंस अपने आप बना सकते हैं और उसको हेल्प कर सकते हैं अपने कि इसको कैसे लर्न किया जाए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखें तो मैं यहां पहले ग्रुप में ले सकता हूं हैलोजन ग्रुप। देखिए आप यहां पर FCl Br I, तो आप देख रहे हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हैलोजन में, क्लियर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो डेफिनेटली यहां भी माइनस आई का डिक्रीजिंग ऑर्डर ही होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, तीनों का सेट देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। कार्बन के बाद क्या आता है? 6 होता है, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इधर आता है, क्लियर। पहले क्या आता है? कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है? साइज घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्लियर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा, इसलिए OH, और OH से भी ज्यादा है OR का। क्यों? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी ज्यादा है, और R ग्रुप एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ऑक्सीजन की तरफ, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा रहा है ऑक्सीजन की, इसलिए OR ग्रुप का इससे भी ज्यादा हो गया। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आप अप्लाई करके यहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इस सीक्वेंस को देखते हुए अब हम बैक चलते हैं क्वेश्चन पर। नाउ यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट इज माइनस आई पावर ऑफ द ग्रुप इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां पर आपके पास दिया है फिनाइल OH NH2H। अब समझ गए, H तो सबसे कम मैंने दिखाया है सीरीज में, तो सबसे कम वाला ऑप्शन देख लीजिए। एक तो सबसे कम वाला ऑप्शन ये है, एक सबसे कम वाला ऑप्शन ये है, तो दो ऑप्शन तो यहां से हट ही गए। दो ऑप्शन में अब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो H के बाद ध्यान है आपको कि फिनाइल रखा हुआ था, H के बाद O तो आएगा ही नहीं, H के बाद क्या आएगा? H के बाद क्या था? कार्बन था, फिनाइल का कार्बन था, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अभी तो हमारे पास ऑप्शन डी ही बच गया, तो डेफिनेटली यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हाइड्रोजन से ज्यादा क्या था? फिनाइल, फिर NH2, फिर OH, क्लियर। और यहां पे आप देख रहे हैं C के बाद N फिर O, ये ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इट विल हेल्प यू टू सीक्वेंस द पावर ऑफ प्लस और माइनस आई ग्रुप्स। हाउ कैन वी अरेंज देम? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the most powerful माइनस आई? देखिए अगले आने वाले 2-3 क्वेश्चन माइनस आई पे ही हैं, ताकि आपको एक सीक्वेंस ये अच्छे से लर्न हो जाए और आप उसको समझ जाएं। माइनस आई मैंने अभी बताया, माइनस आई का मतलब है जिसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो उसकी पावर भी ज्यादा होगी, माइनस आई पावर भी उसकी ज्यादा होगी। तो अभी हमारे पास ग्रुप देख लीजिए आप, क्या क्या ग्रुप हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है NO2 NH2 CONH2 एंड F। ओके, तो अगर आप सीक्वेंस को उसको देखें तो आप देख रहे हैं यहां पे NH2 है, यहां पे NO2 है, यहां पे CONH2 है और यहां F है। उस सीक्वेंस को देखिए, सीक्वेंस में ध्यान करिए, सबसे फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर NO2 था, और NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई ग्रुप है, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन अमंग ऑल दीज। क्यों होगा? थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको उसके लिए, क्योंकि NO2 ग्रुप इस तरह से ये बॉन्डिंग आपका बनाता है, या दूसरा जो स्ट्रक्चर इसका बनता है N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, तो N पर पॉजिटिव चार्ज यहां होता है, क्लियर। और N तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन भी उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, दोनों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेट हो जाता है, पहला रीजन। दूसरा, जो भी ग्रुप अपने ऊपर, नाइट्रोजन की तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन उसके ऊपर भी इट इज बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इट नीड्स इलेक्ट्रॉन्स, तो इट विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन मोर इफेक्टिवली। अगेन उसके बाद डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, या तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
क्लियर, जिसकी वजह से NO2 ग्रुप सबसे पावरफुल ग्रुप यहां पर होता है -I में। ओके, सो इफ वी गो बैक, आप देख सकते हैं NO2 ग्रुप किस पोजीशन पर है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। सो यहां पर ऑप्शन हमारा होने वाला है डी ऑप्शन, सबसे पावरफुल। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग -I इफेक्ट, फिर से -I इफेक्ट आ गया। ये सीक्वेंस मैं याद करा के छोड़ूंगा। तो -I का मतलब वही है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हम बस ये तो आप समझ चुके हैं कौन सा है, ये हैलोजन ग्रुप है। और हैलोजन ग्रुप पीरियोडिक टेबल का सेकंड लास्ट ग्रुप है, नोबल गैस के पिछले वाला। और जैसे हम ग्रुप पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है क्योंकि साइज घटता जाता है। क्लियर, तो यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑफ हैलोजन की, वो बाकी ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, अब ग्रुप में कैसे वेरी करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। क्लियर, सो आप सीक्वेंस देख लीजिए तो हमारे पास I से तो हो ही नहीं सकता, तो FClBrI दिस विल बी द सीक्वेंस। नो, क्योंकि यहां तो साइज बड़ा हुआ है तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद Br नहीं हो सकता, उसके बाद F सबसे ज्यादा है, फिर Cl है, फिर Br है, फिर I है। तो डी ऑप्शन ही यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, एंड आपको बता दूं कि जो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आर्बिट्रेरली 4.0 पॉलिंग स्केल पे मैक्सिमम होती है इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। अभी तक हमने देखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है, कैसे ऑपरेट होता है, -I+I ग्रुप, उसका सीक्वेंसिंग, उनकी पावर्स, वो देखा है। अभी हम एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर चुके हैं। तो एप्लीकेशन में यहां पर सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे पास है कि यहां CH3COH, CH2COH एंड CH3CH2OH, इसमें हमें क्या क्या देखना है? इसमें हमें देखना है कि यहां पर, एक मिनट, basicity of different alcohol, the correct order of basicity. Arrange these compounds in increasing order of basicity. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप हमारे पास है अल्कोहल्स लिए हुए हैं। ये हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। अल्कोहल्स हैं और इसको हमें अरेंज करना है द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो बेसिसिटी कैसे समझेंगे, यहां पर आप ध्यान देंगे। यहां पर आप देखेंगे तो कार्बन से 3 CH3 ग्रुप लगे हुए, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये, एंड दिस इज, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। क्लियर, सो हमें उनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग बेसिसिटी में। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए समझेंगे। पहले हमारे पास यहां इस अल्कोहल से OH लगा हुआ है और यहां 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और उसके बाद हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि वो अल्फा कार्बन हमारा ये है, क्योंकि उससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एक ही कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, अभी हमने कवर करा है +I ग्रुप, तो
एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन देगा तो डायरेक्शन ये होगी, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा है क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो रिपल्शन होगा और ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, और यहां से मिलेगा क्या, फट से OH नेगेटिव मिलेगा। क्लियर? तो इसी तरह से यहां भी, यहां ये बॉन्ड सबसे वीकेस्ट होगा, CO बॉन्ड सबसे वीकेस्ट होगा, उसके बाद ये थोड़ा सा मजबूत होगा और ये सबसे ज्यादा मजबूत होगा। यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होने वाली है क्योंकि यहां पर 2 ही प्लस आई ग्रुप है, यहां पर केवल 1 प्लस आई ग्रुप है। गॉट इट? इसका मतलब यहां पर जो बेसिसिटी यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, क्लियर? यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, बेसिक बिहेवियर, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब यहां पर यह है कि कितना कमजोर CO बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा कमजोर तो यही है। क्लियर? तो यहां पर इसका मतलब जो टर्शरी है वो, यानी कि फर्स्ट नंबर हमने जिसको दिया है टर्शरी वाला, इसका बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो फर्स्ट नंबर आप सेलेक्ट करिए यहां पर, ये फर्स्ट नंबर है, लेकिन ये कम वाला ऑप्शन है, नहीं ये नहीं होगा। तो ज़्यादा वाला ऑप्शन हमारे पास या तो ये वाला है या ये वाला है, तो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ज़्यादा है तो ये हमारा सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद हमारा क्या आने वाला है, सेकेंडरी, ये आ गया, उसके बाद हमारा टर्शरी आया है, प्राइमरी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसका उल्टा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो बस सिंपल सी बात है। यहां पर आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, टर्शरी अल्कोहल है, सबसे ज्यादा बेसिक है, तो ये लीस्ट एसिडिक होगा। ओके, इसका मतलब अगर एसिडिक कैरेक्टर को हम लें और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होने वाला है, प्राइमरी अल्कोहल होने वाला है। तो यहां पर हमारे पास क्या सीक्वेंस हो जाएगी, प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ये किसकी स्ट्रेंथ हो गई, एसिडिक, सॉरी ये हुआ बेसिक, बेसिक कैरेक्टर तो हुआ ये, और जब ये सबसे ज्यादा बेसिक है तो एसिडिक इसका उल्टा हो गया, तो टर्शरी इज लेस देन सेकेंडरी एंड लेस देन प्राइमरी। ठीक है, तो यहां प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है, एसिडिक का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मिथेनामीन। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूं, तो हैज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी इन गैस फेज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गैस फेज। गैस फेज कहूं या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट कहूं, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट कहूं। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब हुआ जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा, देने के लिए हाइड्रोजन नहीं होगा, या सॉल्वेशन के लिए हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रेशन के लिए हाइड्रोजन नहीं होगा। तो वो कौन सा, यहां पर आप जो लेते हैं इसके लिए लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ले सकते हैं आप क्लोरोबेंजीन, जो पर्टिकुलरली इसके लिए लिया जाता है। ठीक है, अभी गैस फेज की बात कर रहे हैं, तो गैस फेज का मतलब है कि वहां जो अमीन्स हैं उनके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है, किसी की कोई सॉल्वेशन, कोई हाइड्रेशन नहीं हो रहा है, दे आर एग्जिस्टिंग अलोन। उस केस में वहां पर जो हमारे पास मिथेनामीन है, मिथेनामीन है क्या, पहले आप समझ लीजिए, मिथेनामीन इज CH3NH2, दिस इज मिथेनामीन। ओके, और ये हमारे पास प्राइमरी होगा, उसके बाद सेकेंडरी हमारे पास होने वाला है, ये हमारे पास सेकेंडरी होगा। ओके, टर्शरी कौन होने वाला है, यहां पे 3 CH3 लगा दीजिए। ओके, ये टर्शरी हो गया। ठीक है, अब इसकी नेमिंग भी देख लो, थोड़ा सा आपको में रिवाइज हो जाएगा। तो यहां पर सीधा सा मिथेनामीन हुआ, इसको कहेंगे, ये CH3NH2 था, एक CH3 लगा हुआ है, तो N मिथाइल मिथेनामीन, दिस इज N डाई मिथाइल मिथेनामीन। ठीक है, अभी तीनों में अगर गैस फेज में है तो सिंगली लोनली अकर होते हैं, पाए जाते हैं। यहां पर एक फैक्टर काम करता है जो डोमिनेटिंग फैक्टर है, जो यहां इनकी बेसिसिटी को बताएगा, वो क्या है,
प्लस आई ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन। आप देख रहे हैं इस नाइट्रोजन पे तो ऑलरेडी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और CH3 एक ग्रुप है तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो अब ये क्या करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये अब क्या किसकी तरह से बिहेव करेगा, बेस की तरह से बिहेव करेगा। गॉट इट। चलिए अब यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप है, यानी कि 2 प्लस आई ग्रुप होंगे, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया तो यहां पर तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। तो ये प्राइमरी से ज्यादा बेसिक कौन होगा, सेकेंडरी। फिर यहां टर्शियरी के केस में तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा। तो यहां पर जो टर्शियरी अमीन होगी यानी कि पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं मिथेनामीन, और आप किसी भी तरह की अमीन, मिथेनामीन, इथेनामीन, प्रोपेनामीन, ब्यूटामीन, ब्यूटेनामीन किसी की भी बात करें आप, अगर वो गैस फेज में है तो वहां पर जो फैक्टर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बताएगा वो फैक्टर होगा I प्लस आई इफेक्ट, और कितने वहां पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसको बताएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ यहां अमीन्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा बेसिसिटी होने वाली है। तो सीक्वेंस क्या होगी, सिंपली क्या सीक्वेंस होगी, यहां पे प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी बेसिक होगा, उससे ज्यादा टर्शियरी बेसिक होगा। क्लियर। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि यहां ये गैस फेज मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर अमीन्स किसी सॉल्वेंट में हो, सॉल्वेंट की मैं बात कर रहा हूं, नॉन प्रोटिक नहीं या एप्रोटिक नहीं, यहां पर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात मैं करने जा रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। वहां पर अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया गया हो तो अमीन्स की बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेट्स सी दिस नाउ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी पे है ना। चलिए बेसिसिटी ऑफ अमीन की बात कर रहे हैं। अगर नॉर्मल गैसेस फेज में है तो मैं आपको सीक्वेंस बता चुका हूं, वहां टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी वाली सीक्वेंस हमारे पास आएगी अमीन्स की। लेकिन अगर एक्वस स्टेट में है, वाटर के साथ है अमीन्स, तो क्या होगा, वहां पर जो फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर एक साथ एसिडिक स्ट्रेंथ को बताएंगे। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे एक्वस अमीन्स में। एक्वस अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए 3 मेजर फैक्टर्स होंगे। पहला फैक्टर होगा यहां पर प्लस आई ग्रुप, और प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर होगा हमारे पास यहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड नेक्स्ट फैक्टर जो यहां बताएगा बेसिक स्ट्रेंथ को वो होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ जो जनरेट कौन करता है, बाय एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। ओके, अब इसको तीनों फैक्टर्स को समझेंगे और उसके हिसाब से अलाइनमेंट करेंगे, क्योंकि यहां पर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ये है आपका गैस फेज में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अगर हम यहां, मैंने कहा गैस फेज में केवल प्लस आई इफेक्ट काम करता है, प्लस आई इफेक्ट काम करता है, लेकिन जब एक्वस स्टेट में आ जाता है, वाटर के साथ आ जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में आ जाता है मीन, तो तीनों फैक्टर काउंटर एक्ट करते हैं। कहीं पर कोई फैक्टर डोमिनेट करता है, कहीं पर कोई फैक्टर डोमिनेट करता है, कहीं पर कोई फैक्टर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, कहीं पर घटा देता है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों इफेक्ट को कंसिडर करते हुए चलें, यानी कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और स्टेरिक हिंड्रेंस को, एक बात आप समझ लेंगे, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के एंटी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है, जब एल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने नहीं देता वाटर के साथ। अगर अमीन के पास बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स हैं तो वो हाइड्रोजन जो वाटर के पास है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने देता, उसको डिक्रीज करता है। क्लियर? तो यहां पर जो मोर डोमिनेटिंग दोनों में पॉइंट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर एक्वस स्टेट में है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
होती है। कैसे होती है ये आपको समझना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए ये तीनों फैक्टर कैसे डिसाइड कर रहे हैं। अगर हम गैस फेज में कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये हमारी बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी अगर गैस फेज में है तो, क्योंकि वहां प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा होगा। लेकिन अगर ये वाटर में है तो वहां पर जो सीक्वेंस आने वाली है वो प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन टर्शरी हमारे पास आता है। और ये हमारा हो गया एक्वस स्टेट में, और यहां पर डोमिनेट कर रहा है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या डोमिनेट कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर रहा है। क्लियर? तो यहां पर प्राइमरी का सबसे ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। कैसे बना रहा है समझेंगे उसको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बना रहा है? मेरे पास यहां पर है RNH2 ग्रुप हमारे पास, ठीक है। अब ये वाटर से रिएक्ट किया, इसने वाटर से रिएक्ट किया, इसके पास लोन पेयर है, इसने H पिक किया और ये यहां चला गया। तो क्या बना हमारे पास? ये बना अमोनियम आयन, ठीक है। अब ये अमोनियम आयन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। वो तीनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? अब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए RN, इस पर H लगा हुआ है, यहां पर एक H है, ये H है, ये भी H है। ये वाटर बॉन्डिंग बनाएगा वाटर के साथ, ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी उसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जो प्राइमरी अमीन है उसने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। क्लियर? तो इसको कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि दिस इज गेटिंग सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? अब हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा इस अमोनियम कैटायन का। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्वस मीडियम में अमीन होगा उसकी स्टेबिलिटी और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि जो अमोनियम कैटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। क्लियर? और वो उसकी स्टेबिलिटी होगी वो कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है उससे, ठीक है। जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उतना ज्यादा उसका जो अमोनियम कैटायन होगा वो स्टेबलाइज होने वाला है। क्लियर? पहला फैक्टर क्लियर हो गया, ये हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है। नेक्स्ट फैक्टर क्या था? मैंने बताया था प्लस आई फैक्टर। तो प्लस आई फैक्टर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो अमोनियम कैटायन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करेगा कौन? प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप करेगा। तो जितना ज्यादा प्लस आई होंगे उतना ज्यादा ये स्टेबलाइज होगा। तो यहां पर 2 फैक्टर एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे इसका मतलब क्या हुआ। एक्वस मीडियम में अमीन्स की स्टेबिलिटी, अमीन्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो किसके बेस पर डिसाइड की जाएगी? स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन पर। ओके, तो इसलिए मैंने सीक्वेंस लिखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करती है और प्राइमरी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन जो है प्राइमरी का होगा, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद टर्शरी का। क्योंकि टर्शरी में केवल आप देख रहे हैं टर्शरी में हमारे पास R3N होगा, N के पास लोन पेयर होगा और ये वाटर से देगा तो हमारे पास ये अमोनियम कैटायन बनने वाला है और ये केवल एक हाइड्रोजन इसके पास होगा तो ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। सबसे लीस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाने वाला है। ओके, और यहां पर जो हमारा जो अमोनियम आयन है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो क्लियर हो गई बात। गैस फेज में ये सीक्वेंस है और एक्वस फेज में ये वाली सीक्वेंस है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझ आ रही होगी क्या? यहां पर आप देख रहे हैं गैस फेज में भी सेकेंडरी मीडियम फेज में आ रहा है, यहां भी सेकेंडरी मीडियम में आ रहा है। इसका मतलब तीनों फैक्टर का प्रभाव सेकेंडरी अमीन पर मॉडरेट ही होगा और तीनों जो है यहां पर मॉडरेट इफेक्ट में होंगे। अब कैसे होंगे? देखो प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि यहां पर 2 ग्रुप तो हैं, तो प्लस आई इफेक्ट तो है, इससे ज्यादा है और टर्शरी से कम है। प्राइमरी से ज्यादा है, टर्शरी से कम है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इधर इससे ज्यादा है टर्शरी से और प्राइमरी से कम है। फिर बात कर रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, वो भी थोड़ा इससे ज्यादा है लेकिन टर्शरी से थोड़ा कम भी है। क्लियर? तो अगर हम किसी भी अमीन को की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी आएगी? सेकेंडरी की आने वाली है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट अगर अलाइन करते हैं, अब यहां अगर हम देखते हैं मिथाइल अमीन को,
तो मिथाइल अमीन हमारे पास CH3NH2, ये हमारे पास होगा CH3 होल ट्वाइस NH, और ये होगा CH3 होल थ्राइस N, और अमोनिया भी ले लीजिए। ठीक है, अब यहां पर सीक्वेंस क्या होने वाली है, ये हम एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं। ओके, एक्वस मीडियम में अभी अभी हमने देखा कि सेकेंडरी जो है उसमें तीनों का प्रभाव इक्वल आ रहा है, यानी कि सबसे पहले आएगा सेकेंडरी वाला पार्ट। तो यानी कि सेकेंडरी अमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहां पर हमारे तीनों इफेक्ट काम कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट अमीन आने वाला है वो कौन आने वाला है, वो आएगा हमारे पास प्राइमरी वाला, वो आने वाला है प्राइमरी। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा CH3NH2, और नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है हमारे पास टर्शरी अमीन। अभी आप देखेंगे यहां सीक्वेंस क्यों चेंज हो गई, है ना। तो अभी आपको समझना पड़ेगा। देखो सेकेंडरी तो छोड़ दो, वो तो चला गया, उसमें सारे इफेक्ट हैं। अब कंपैरिजन करना है कि जो मिथाइल अमीन प्राइमरी वो टर्शरी से ज्यादा बेसिक क्यों है, क्योंकि टर्शरी में तो 3+R ग्रुप है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे +I इफेक्ट तो होगा सबसे हाईएस्ट, +I इफेक्ट है तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, 3 ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस यहां सबसे ज्यादा होगा, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बहुत बहुत कमजोर कर देगा और वो उसको होने नहीं देगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो बेसिसिटी यहां कमजोर हुई है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हुई है, वो क्यों हुई है, क्योंकि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम हो गया है। क्लियर, हालांकि +I इफेक्ट सबसे ज्यादा है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस भी सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो प्राइमरी से कम हो गई है। क्लियर, तो अभी आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पर जो डोमिनेट करने वाला है वो कौन सा, तीनों में से कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करने वाला है, वो डोमिनेट कर रहा है यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या डोमिनेट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट्स हियर इन दिस केस ऑफ मिथाइल अमीन। ओके, यहां पर क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं इथेनामीन में क्या सीक्वेंस आ रही है। इथेनामीन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जहां पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। चलिए उसको देखते हैं इधर। तो यहां पर हमारे पास जो सीक्वेंस, अब सेकेंडरी वाला तो सब में आएगा पहले, तो सेकेंडरी यानी कि C2H5 का होल 2NH, ये तो सबसे ज्यादा हो गई। उसके बाद यहां जो इसके बाद आता है वो क्या आता है, मिथेनामीन में तो आया प्राइमरी सेकेंडरी के बाद, लेकिन वहां क्या आएगा, टर्शरी आता है। ये बात समझनी है आपको, इसलिए मैंने ये सेशन लिया। तो यहां पर N लगाना है आपको, केवल N लगाना है, क्योंकि ये टर्शरी है, और इससे कम क्या होगा, इससे कम किसका होगा, प्राइमरी का, C2H5NH2। ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया, और इससे कम हो जाएगा फिर हमारे पास अमोनिया NH3। ओके, अब आपको समझना है, सेकेंडरी वाला तो आप समझ गए हो, अब यहां पर कुछ समझना है कि यहां टर्शरी प्राइमरी से ज्यादा बेसिक कैसे हो गया। ठीक है, अभी आप देखिए, एल्काइल ग्रुप बड़ा है मिथाइल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो +I इफेक्ट ज्यादा होगा, उसको तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो हमारा सबसे ज्यादा होगा। अब इसको कंपेयर करना है, तो यहां पर +I इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहां +I इफेक्ट कम है। दूसरा केस देखिए, यहां पर टर्शरी है, तो टर्शरी है, और टर्शरी C2H5 है, बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो बहुत ज्यादा हो गई, है ना। लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो 0 ही हो गई, है ना। तो सबसे पहले यहां जो डोमिनेट कर रहा है, कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, यहां पर डोमिनेट कर रहा है +I ग्रुप, क्योंकि यहां +I ग्रुप, यहां मिथेनामीन, यहां जो मिथाइल है इससे कंपेयर करेंगे हम, इसके सेकेंडरी, इसका जो प्राइमरी है, जो हमारे पास प्राइमरी है वो CH3 होल प्राइमरी आ गया CH3NH2, और यहां पे C2H5NH2, यहां पे बड़ा ग्रुप है, तो यहां पे +I इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ओके, तो इसलिए यहां पर इसकी सीक्वेंसिंग में जो रोल डोमिनेट कर रहा है, जो फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, वो कर रहा है +I ग्रुप, और +I इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर
all the effects here means all these three effects. इसीलिए यहां पर जो टर्शरी अमीन है उसकी बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ प्राइमरी अमीन से ज्यादा होती है. गॉट इट? अब एक बात समझ लीजिए आप, यहां भी आप समझ सकते हैं सर यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए था. यस, होना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो है कवर कर रहा है, उसको काउंटर कर रहा है कौन? C2H5 ग्रुप, जो इथाइल ग्रुप, जो बड़ा प्लस आई ग्रुप है. ओके, तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम हो जा रही है यहां पर, क्योंकि प्लस आई ग्रुप बड़ा ग्रुप लगा हुआ है. और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस लगा हुआ है. तो मैंने आपको बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया तो वो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देगा. क्लियर हो गई बात? तो यहां जो फैक्टर काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है? वो काम कर रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस एंड प्लस आई फैक्टर, यहां प्राइमरी के केस में. तो इसलिए यहां में और यहां में हमारा चेंज हुआ मिथाइल के केस में. ओके, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास अब केवल अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा हो, केवल अल्काइल ग्रुप हो, तो बेसिसिटी क्या होगी, तो वो भी केस देख लेते हैं. जैसे अगर हमारे पास केवल अल्काइल ग्रुप का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, सपोज हमारे पास है CH3 CH2 CH2 NH2, ये हमारे पास प्रोपेनामीन है. इट विल बी मोर बेसिक देन इथेनामीन CH3 CH2 NH2 and it will be more basic than CH3 NH2. ओके, अगर हम कंपेयर करें और भी ज्यादा कंपेयर करें तो देखिए CH3 NH2 लीस्ट होगा बेसिक, फिर C2H5 NH2 होगा और उसके बाद C2H5 होल ट्वाइस NH होगा. इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस आने वाली है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, प्लस आई ग्रुप का इफेक्ट बढ़ता जाएगा, तो बेसिसिटी भी बढ़ती जाएगी. सो टू सम अप मैं कहना चाहूंगा कि जो मिथेनामीन है, मिथेनामीन की जो बेसिसिटी है उसको डिसाइड कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां डोमिनेट कर रहा है तीनों फैक्टर में. और इथेनामीन में जो डोमिनेट कर रहा है वो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट. क्लियर? तीनों फैक्टर में से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन. देखिए वही आ गया, बेसिक कैरेक्टर बेसिक सिटी ऑफ अमीन आ गया. और आप यहां अभी पूरा मैंने आपको समझाया है, तो आप यू टेक योर टाइम एंड यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस. तो NH3 CH3 NH2, यही अभी सीक्वेंस मैंने पिछले स्लाइड में समझाया है आपको. जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे या उसका साइज बढ़ता जाएगा, तो उसकी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी. ये नॉर्मल अमोनिया है, एक CH3 ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, फिर बड़ा अल्काइल ग्रुप आ गया तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया, फिर दो आ गए तो उसका उससे भी ज्यादा हो गया. देखिए मैंने यहां टर्शरी नहीं लगाया है सीक्वेंस में, क्योंकि जो इथेनामीन है वहां सीक्वेंस में थोड़ा चेंज आ रहा है. ओके, क्लियर? तो समझ लीजिए यहां पर इथेनामीन के केस में एक याद रखिए, इथेनामीन के केस में हमारे पास जो सीक्वेंस आती है वो आती है सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद हमारे पास टर्शरी, और टर्शरी के बाद आती है प्राइमरी. इथेनामीन, मिथेनामीन में क्या सीक्वेंस आ रही है? सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी. ठीक है, ये सीक्वेंस हमारे पास आ रही है. ध्यान रखेंगे 213 231 231 किसके साथ है? इथेनामीन में है. और यहां पर कौन सा फैक्टर डिसाइड कर रहा है? जो डोमिनेटिंग फैक्टर है प्लस आई है. और 213 213 वाली सीक्वेंस कहां है? मिथेनामीन में है. और यहां पर कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. याद रख लेंगे इस सीक्वेंस को, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. सब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं. तो हमारे पास फॉलोइंग कंपाउंड क्या है भाई? ये तो फिनॉल है, दिख रहा है आपको, ये मेथनॉल दिख रहा है, ये वाटर दिख रहा है. तीनों को कंपैरिजन करना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि उसी पे आप इसको बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. सो लेट्स सी दिस नाउ. समझिए पहले इसको. नेक्स्ट स्लाइड में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, समझिए आप इसको. यहां पर हमारे पास है फिनॉल. ओके, यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि जो आयन बन रहा है यहां,
जो काउंटर आयन बनेगा उसका, वो कितना स्टेबल होगा। तो यहां से जो आयन बनने वाला है वो कौन सा आयन बनने वाला है, वो हमारे पास बनेगा O नेगेटिव, इसको कहेंगे फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। क्लियर, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक होने वाला है। ठीक है, अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, ये नेगेटिव चार्ज यही रहता, समझो बात को, यही रहता, तो H पॉजिटिव सॉल्यूशन में होता, तो ये उसको अट्रैक्ट करके फिर से फिनॉल बना लेता। गॉट इट। तो इसलिए H पॉजिटिव सॉल्यूशन में रहे, वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फिनॉक्साइड का जो नेगेटिव चार्ज आया ना, ये यहां डीलोकलाइज रेजोनेट होगा, यहां ऐसे रेजोनेट हो जाएगा। ये बोल बॉन्ड यहां जाएगा, नेक्स्ट में ये यहां जाएगा। तो डबल हेडेड एरो से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं। तो ये अब नेगेटिव चार्ज यहां है, ये दोनों यहां, इस पर पॉजिटिव, ये नेक्स्ट यहां, ये यहां पर। तो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव, ये यहां पर है, नेक्स्ट हमारे पास यहां है और ये वापस यहां। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आई, तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं O पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया, केवल ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड चेंज हो गया। अब फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर को जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, तो सीधा सीधा सा हमें सारा जो इलेक्ट्रॉन है इसका, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज, हमें रेजोनेंस यहां डिलोकलाइज होता हुआ दिखाई देगा, जो चार्ज है। तो इसीलिए जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनोल से जो बनने वाला है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अब दूसरा आयन देखते हैं। अगर हमारे पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल हमारे पास क्या है, देखिए अल्कोहल हमारे पास है CH3OH। अब ध्यान देंगे, अगर ये यहां से H दे दे तो क्या हो जाएगा इसके पास, CO, ये हमारे पास एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। क्लियर। और मिथॉक्साइड आयन किसको कहेंगे, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज यहां इस CH3 ग्रुप पर डिलोकलाइज हो सकता है? क्या ये स्टेबलाइज हो सकता है? नो। क्यों? आप देख रहे हैं ऑलरेडी CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये तो और भी ज्यादा डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव होगा तो जैसे ही H अगर हट भी गया, तो ये फट से उससे रिएक्ट करके फिर से अल्कोहल में आ जाएगा। गॉट इट। तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होने वाला है। ठीक है, अब दोनों में कंपैरिजन तो हो गया कि भाई ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है आयन, ये तो स्टेबलाइज नहीं है, ये स्टेबलाइज है, इसका मतलब फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये बात तो कंफर्म हो गई। अब वाटर को कंपैरिजन करना है, वाटर का, चलिए उसको भी देखते हैं। अब ये जो एल्कोक्साइड आयन हमारा यहां बना था ना, हमारे पास CH3O नेगेटिव, अगर अल्कोहल को हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, तो वाटर उस एल्कोक्साइड आयन को इजीली हाइड्रोजन दे देता है। और इस तरह से आप देखेंगे यहां पर, ये तो हमारे पास बन गया CH3OH और ये बन गया OH नेगेटिव। क्लियर। सो यहां पर ये बेस की तरह से काम कर रहा है, यहां पर ये एसिड की तरह से काम कर रहा है। समझ गए? इसका मतलब एल्कोक्साइड आयन इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ओके, एंड वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर। तो वी कैन से वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर एज कंपेयर टू द अल्कोहल्स। तो मैं कह सकता हूं कि वाटर ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। क्लियर। क्योंकि ये इसको प्रोटॉन दे रहा है, क्योंकि ये इसको प्रोटॉन दे रहा है। क्लियर। तो इसलिए अब आपको सीक्वेंस भी क्लियर होने वाली है यहां पर, कि जब वाटर अल्कोहल से बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सॉरी प्रोटॉन दे सकता है, तो वाटर ज्यादा एसिडिक होगा। सीक्वेंस क्या हो गई? सीक्वेंस सीधी सीधी सी हो गई। जो हमारे पास फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक है किससे? वाटर से। और वाटर ज्यादा एसिडिक किससे हुआ भाई? ये हुआ हमारा मेथनॉल से। गॉट इट? समझ में आ गया? नेक्स्ट अब बैक चलते हैं और विल टिक दी आंसर। तो हमारे पास अब सीक्वेंस में क्या आ जाएगा देख लीजिए। सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये बताया, उसके बाद ये और उसके बाद ये। इसका मतलब फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। तो फर्स्ट हम देख लेंगे फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, डी ऑप्शन हमारा आ रहा है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास होगा विच इज द मोस्ट एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ चल रहे हैं और उसकी एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे बताता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो सबसे पहले हमारे पास होना है
यहाँ पर होगा फॉर्मिक एसिड है, फिर एसिटिक एसिड है, और ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। ओके, अब ये भी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया, जो आयन H आयन देने के बाद जो आयन बन रहा है वहां, वो कितना स्टेबलाइज है उस पर डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है। जितना ज्यादा स्टेबलाइज वो आयन होगा हाइड्रोजन आयन देने के बाद, उतना ही ज्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। क्लियर? तो देखते हैं जब ये आयनाइज होगा तो कैसे आयनाइज होगा। ये आयनाइज होगा तो ये ऐसे दिखाई देगा, ये हमारे पास ऐसे फॉर्मिक एसिड तो फॉर्मेट आयन बना। क्लियर? अब आप देख रहे हैं यहां पर, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होगा। यहां पर आप देखिए ये हमारे पास होगा O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अब दूसरा केस देखेंगे CH3COH, तो CH3 ग्रुप COOH, जब यहां से H2 निकल जाएगा तो हमारे पास बनेगा एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन। लेकिन अभी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो यहां भी हो सकता है, लेकिन आप समझेंगे क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग मतलब प्लस आई ग्रुप हमारे पास है, और प्लस आई है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, यहां पर तो चार्ज बढ़ेगा। क्लियर? तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने वाला है, बढ़ेगा यानी कि डिस्टेबलाइज होगा। तो दोनों में क्लियर क्या हुआ, दोनों में ये हुआ है कि यहां तो मैंने बताया था CH बॉन्ड तो जीरो इंडक्टिव इफेक्ट रख रहा है, तो यहां पर ये तो इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा या बहुत कम देगा, नेग्लिजिबल देगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा दे रहा है, प्लस आई ग्रुप है। तो यहां इस आयन पर, एसिटेट आयन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फॉर्मेट आयन, और जिस पर चार्ज ज्यादा होगा तो वो तो अनस्टेबल होगा। क्लियर? यानी कि उससे उसका जो एसिड होगा वो भी ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू एसिडिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ हम जिसको कह रहे हैं। क्लियर? इसका मतलब दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें सामने सामने क्लियर हो रहा है कि जो फॉर्मिक एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट देखते हैं C6H5COH। C6H5COH ये हमारे पास होता है बेंजोइक एसिड, और ये इस तरह से होगा, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड होगा। आपको डिफरेंस देखना है कि यहां पर CH3 ग्रुप प्लस आई ग्रुप है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहां यस, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ये होगा, और यहां इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा। फ्लो तो यहां पे इजीली HN निकलने वाला है। क्लियर? तो HN जब निकलेगा तो यानी कि जो बेंजोइक एसिड से बहुत जल्दी HN निकलेगा, क्योंकि ये हमारे पास माइनस आई ग्रुप की तरह से फिनाइल ग्रुप यहां काम कर रहा है। क्लियर? तो अब तीनों को अगर कंपेयर करो एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास आने वाली है फॉर्मिक एसिड की। ये बन गया हमारे पास फॉर्मिक एसिड, और उससे कम जो है हमारे पास होगा बेंजोइक एसिड, और उससे कम होगा एसिटिक एसिड। अभी इसको समझ लीजिए सीक्वेंस को ध्यान से, क्योंकि HCOH में तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एक्चुअली यहां नेचुरली ये पूरा जो नेगेटिव चार्ज है पूरे उस पे आयन पे डीलोकलाइज हो रहा है और स्टेबलाइजेशन में आ रहा है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहां C6H5 में ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहां से HN रिलीज हो जाएगा, लेकिन ये लीस्ट एसिडिक दिखाया क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देगा, चार्ज यहां बढ़ जाएगा। तो इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर ये ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि माइनस आई ग्रुप की तरह से जो फिनाइल ग्रुप लग रहा है वो उसके एसिडिक बिहेवियर को बढ़ाएगा। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इनको अरेंज करिए, तो अरेंज करेंगे तो आपके पास फॉर्मिक एसिड, फिर आपका बेंजोइक एसिड, और उसके बाद एसिटिक एसिड आने वाला है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, इसका मतलब ऑप्शन क्या होने वाला है? फॉर्मिक एसिड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, द हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन, किस कार्बोक्सिलिक एसिड में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा? मैंने आपको बताया था माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना मतलब इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू अट्रैक्ट द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसमें ही सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट शो होगा।
क्लियर? और डेफिनेटली वही सबसे ज्यादा एसिडिक भी होने वाला है। तो क्वेश्चन आपसे इससे भी पूछा जा सकता है। तो देखो, अगर मैं कंपेयर करूं हेलोजन में, तो F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl देन Br एंड देन I। तो सिंपली आप समझ जाइए कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है, FCl ये हमारा F आने वाला है। और यहां पर F3CCOH है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है। तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक भी होने वाला है, और -I इफेक्ट तो सबसे ज्यादा होगा यहां पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The correct order of decreasing acidic strength, decreasing acidic strength लेनी है हमें। तो ध्यान देंगे, यहां पर हेलोजेंस लगे हुए हैं, देखिए तो हेलोजेंस लगे हुए हैं, तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वही लेना है हमें। तो डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ लेना है, सबसे कम किसकी है। तो सबसे पहले देखें Cl3C, Cl2C, Cl एंड एसिटिक एसिड। सिंपली आप देख लीजिए, क्योंकि यहां पर ये तो एसिटिक एसिड है, आप देखिए इधर ये तो एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड के बाद एक Cl आ गया। Cl क्या कर रहा है? Cl तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, Cl इलेक्ट्रॉन ले रहा है, -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहां पे 2 हो गए तो और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, यहां पे 3 हो गए तो और भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लाइक दिस, ठीक है? तो बहुत जल्दी H निकलेगा। लेकिन जहां पर 3 हेलोजन लगे हुए हैं वहां पर सबसे जल्दी निकलेगा। तो दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस हियर, और यही सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है। क्लियर? एज द नंबर ऑफ +I ग्रुप्स, as the number of -I groups increases, the acidic strength increases. Okay, next question देखते हैं। Which is the most stable among the following species? इनमें से कौन सी स्पीसीज सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाली है? ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये हमारे पास कार्बोकैटायन होता है। कार्बोकैटायन में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है वो हम समझेंगे प्रैक्टिकली, कि हमारे पास अगर टर्शरी कार्बोकैटायन है तो यहाँ हमारे पास 3+I ग्रुप लगे हुए हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बन को, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और मैंने कहा था न्यूट्रलाइज हो जाएगा मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट केस में 2 हमारे पास मिथाइल ग्रुप होंगे, ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर 2 आ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन होगा वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज को डिमिनिश कर रहा है, जो न्यूट्रलाइज कर रहा है, वो केवल 2 ही ग्रुप तो अटैच हैं। और थर्ड में देखेंगे तो हमारे पास सीधा सा प्राइमरी कार्बोकैटायन आ रहा है। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज से जुड़े होंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और उतना स्टेबलाइजेशन उसका बढ़ेगा। तो डेफिनेटली सीक्वेंस क्या आने वाली है? टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो यानी कि सीक्वेंस में भी अगर देखें तो टर्शरी इज मोर स्टेबल देन tertiary is more stable than secondary and secondary is more stable than primary। तो सबसे ज्यादा क्या कह रहे हैं? मोस्ट स्टेबल। तो डेफिनेटली टर्शरी मोस्ट स्टेबल होने वाला है, ये सेकेंडरी है, ये हमारा टर्शरी आ रहा है। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये यहां पर है 3, ठीक है, ये 2 यहां पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्ट, विच इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, जो मॉलिक्यूल में पाया ही जाएगा और किसी दूसरे मॉलिक्यूल की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बोथ A एंड B। समझिए, मेसोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। तो यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ले लेता हूं पहले। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमारा टेम्परेरी इफेक्ट होता है। कैसे? अब जैसे हमारे पास ये ज्यादातर मिलता है एल्कीन में या आपके मतलब डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में। तो वहां पर आप देख रहे हैं या तो ये कीटोनिक ग्रुप है या ये एल्कीन है। अगर यहां HN प्रेजेंट होगा तो ही ये बॉन्ड यहां माइग्रेट होगा, यानी कि तो ही तभी ये इधर आके शिफ्ट होगा। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो फिर से नेचुरल अपनी उस फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में अगर वहां कोई इलेक्ट्रोफाइल, अगर यहां कोई CN साइनाइड है, अगर ये प्रेजेंट है तो दिस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव हियर, अदरवाइज ये नॉर्मल ही रहेगा, कहीं नहीं इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं इसके, ठीक है। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दोनों कंपाउंड हमारे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखा रहे हैं और ये टेम्परेरी होता है क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में ही होता है।
ओके तो डेफिनेटली श्योर हो गया आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। अब दोनों इफेक्ट देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट इट्स अ काइंड ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट में अगर हमारे पास सपोज कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, अगर हमारे पास यहाँ NH2 ग्रुप लगा हुआ है और ये एनिलीन होता है, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इधर डिलोकलाइज होता रहता है। क्लियर? तो ये भी एक परमानेंट इफेक्ट में आता है, क्योंकि ये यहां पर इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग पे घूमते रहते हैं, डिलोकलाइज होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी परमानेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑलरेडी परमानेंट है, क्योंकि यहां पर कार्बन चेन से हमारे पास जो है कोई भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, और ये परमानेंट इफेक्ट है, हमेशा रहता है, जिसकी वजह से वो परमानेंट डाइपोल की तरह से काम करता है मॉलिक्यूल। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट होने वाले हैं, और डी ऑप्शन हमारा ए बी को करेक्ट बता रहा है, तो करेक्ट डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज, बेसिसिटी का ऑर्डर देखना है, समझ गए? अभी सीक्वेंस ध्यान रखिए, जो -I ग्रुप की सीक्वेंस मैंने दिखाई थी, NO2 ग्रुप सबसे माइनस, स्ट्रॉन्गेस्ट -I है, इससे ज्यादा अमोनियम भी है, NH3+ लिखा हुआ है ना, एक बॉन्ड दिखा हुआ था, और उसके बाद F3, उसके बाद I3, उसके बाद सीधा सीधा सा एसिटिक एसिड दिया हुआ है। क्लियर? तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, पहले आप एसिडिटी का ऑर्डर निकालिए, उसका उल्टा कर देंगे तो बेसिसिटी आ जाएगा। तो एसिडिटी में क्या होगा, देखिए ये NO2 ग्रुप तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, -I ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नंबर 1 तो इसी को मिलने वाला है, यानी कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास है FI, दोनों को कंपैरिजन करिए, सबसे ज्यादा जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा हमारे पास नाइट्रो एसिटिक एसिड, और उससे कम एसिडिक होगा हमारे पास ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, और उससे कम होने वाला है कौन, I3। इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ कर रहा है ना, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होती है, तो इससे कम कौन होगा, I3 COH, और ये तो नॉर्मल ही है, तो उससे कम होगा CH3 COH। ठीक है, ये किसका सीक्वेंस हुआ, एसिडिक नेचर का। इसका उल्टा कर दीजिए, जो यहां सबसे ज्यादा एसिडिक है, जो सबसे ज्यादा एसिडिक है वो लीस्ट बेसिक होने वाला है, सीक्वेंस उल्टी कर दीजिए। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी है ना, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा। तो अब सीक्वेंस देख लीजिए, सबसे ज्यादा बेसिक कौन, 4th नंबर। अभी ऑप्शन चेक करिए, यहां पे 4th सबसे ज्यादा आ रहा है, उसके बाद 3rd आ रहा है, उसके बाद 2nd आ रहा है, उसके बाद 1st आ रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर? मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ भी बता दिया, बेसिक स्ट्रेंथ भी बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले पहचानिए ये वाले ग्रुप किस तरह के हैं, +I ग्रुप है कि -I ग्रुप है। समझ जाइए, +I ग्रुप केवल एल्काइल ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्लियर? और जो बाकी है वो सब -I ही ग्रुप होता है, तो डेफिनेटली ये -I वाला सीक्वेंस है। अब -I मैंने सीक्वेंस बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज करके आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है वहां। तो आप कंपेयर करिए, यहां पर O सबसे कम हो सकता है क्या, N से कम हो सकता है क्या, N से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की होती है, तो ये तो सीक्वेंस नहीं हो सकता। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद X आ रहा है, उसके बाद OH आ रहा है, उसके बाद OR आ रहा है, OH के बाद OR, ये तो क्लियर है, ये तो सही है, लेकिन NH2 के बाद X क्लियर हो सकता है, नहीं। NH2 के बाद X, N के बाद क्या था, O आता है, तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद O आएगा, O से ज्यादा होता है X, ये भी नहीं हो सकता। यहां भी OR आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां X को सबसे लीस्ट बता दिया, यानी कि -I इफेक्ट X का सबसे कम है, यानी कि हेलोजन का सबसे कम है। नो, हेलोजन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि X एक्सट्रीम पे रखना है, यानी कि सबसे ज्यादा -I इफेक्ट X का होने वाला है इस ग्रुप में, तो ये मैक्सिमम वाला है। फिर X से कम है OR, OR से कम है OH, और उससे कम है NH2 ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट काम कर गया, आपका कर गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। देखिए, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा OR, OH के बाद OR आ रहा है, OR R इज एल्काइल ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देगा। क्लियर? नॉर्मल में यहां रहेगा, लेकिन ये बढ़ा हुआ होगा क्योंकि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और सबसे ज्यादा क्या है, हेलोजन ग्रुप है। तो हमारे पास डी ऑप्शन यहां करेक्ट होने वाला है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज,
एक क्वेश्चन मैंने कार्बोकैटायन से लिया है, एक अभी आपको लिया है कार्बेनायन से। देखिए यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बेनायन आपके पास है, ठीक है। और कार्बेनायन की स्टेबिलिटी भी डिटरमाइन होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। कैसे, ध्यान दीजिए। अब यहां पर फर्स्ट केस ले लीजिए, यहां पे हमारे पास है प्राइमरी कार्बेनायन, फिर है सेकेंडरी कार्बेनायन, फिर है टर्शरी कार्बेनायन। तो ध्यान देंगे, अगर मेरे पास टर्शरी कार्बेनायन होगा नेगेटिव चार्ज वाला, इस तरह से होगा, ये नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो आप देख रहे हैं दूसरा केस में हमारे पास होगा, ये भी कार्बेनायन होगा, ये सेकेंडरी होगा, फिर हमारे पास कार्बेनायन होगा, ये हमारे पास प्राइमरी कार्बेनायन होगा, ठीक है। बस आप समझ जाइए कि यहां तो ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, प्लस आई ग्रुप्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ाने वाले हैं, और चार्ज बढ़ जाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी घट जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, इसका मतलब कार्बेनायन में जो कार्बेनायन कार्बन है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है, उससे जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, ओके, उतना ही वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और उतना ही कम वो फिर स्टेबल होगा। इसका मतलब एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस इन कार्बेनायन, क्लियर, द स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा यहां पे? प्राइमरी वाला होगा। फिर उससे ज्यादा स्टेबल होगा कौन? उससे कम स्टेबल होगा सेकेंडरी, और सबसे कम स्टेबल होगा टर्शरी। गॉट इट? तो सीक्वेंस क्या हुई? प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ स्टेबिलिटी। गॉट इट? आइडेंटिफाई। यहां पर आप देखिए प्राइमरी को सबसे कम दिखा रखा है भाई, नहीं, ये तो गलत है। फिर उसके बाद आप देखिए यहां भी गलत है। यहां पर आप देखिए यहां टर्शरी को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज दिखाया रखा है, गलत है। उसके बाद यहां पे टर्शरी सबसे कम होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि प्लस आर ग्रुप का नंबर बढ़ता जाएगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी और स्टेबिलिटी घटती जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो हमारे पास डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। आई होप you understood this inductive effect and its application thoroughly now, and you are well equipped with the knowledge regarding inductive effect. Thank you.